नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भारत के बीचों बीच बसा एक राज्य एक अलग ही ऊर्जा से भरपूर है। ये वो धरती है जहां इतिहास पेड़ों की सरसराहट में फुसफुसाता है और पुरानी परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ घुली मिली है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाला छत्तीसगढ़ विविध प्रभावों से बुने एक अनोखे ताने बाने को समेटे हुए है। प्राचीन महाकाव्यों की गूंज से लेकर औद्योगिक कौशल की गतिशीलता तक ये राज्य भारत की आत्मा की एक मनोरम झलक पेश करता है। ये फिल्म छत्तीसगढ़ की दिलचस्प कहानी को उजागर करती है, समय की धुंध से लेकर आज की जीवंतता तक के उसके सफर को दर्शाती है। हम इसकी प्राचीन जड़ों, इसके मध्ययुगीन वैभव और औपनिवेशिक युग के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। अंत में हम औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और एक आशाजनक भविष्य द्वारा चिह्नित राज्य के आधुनिक पुनर्जागरण की जांच करेंगे। छत्तीसगढ़ की कहानी यहाँ के लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है। ये लचीलापन, अनुकूलन और एक उज्जवल कल में अटूट विश्वास की कहानी है। समय में पीछे उस दौर में जाएं जब छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यह वह समय था जब इस क्षेत्र की पहचान इसके समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर से होती थी। ये प्राचीन नाम किंवदंतियों से गूंजता है और रामायण और महाभारत के श्रद्धेय महाकाव्यों में इसका उल्लेख मिलता है। इन महाकाव्यों में वर्णित घटनाओं और पात्रों ने इस भूमि को एक पवित्र और ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया है। माना जाता है कि ये भूमि भगवान राम का ननिहाल है, जो हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवता है। भगवान राम की कहानियां और उनके जीवन के महत्वपूर्ण क्षण इस क्षेत्र की मिट्टी में बसे हुए हैं। कवर्धा का कौशल्या मंदिर इस पवित्र संबंध का प्रमाण है। इस मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और इसकी वास्तुकला हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि की झलक देती है। दक्षिण कौशल वैदिक संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में फला फूला। यहाँ के गुरुकुलों में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था और यह क्षेत्र ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन ज्ञान की गूंज इसके जंगलों और बस्तियों में गूंजती थी। इन जंगलों में बसे गांवों और बस्तियों ने समय के साथ अपने भीतर कई रहस्यों और कहानियों को समेटे रखा है। इस क्षेत्र ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म के साथ आध्यात्मिक प्रभावों के संगम को अपनाया, जिन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। इन धर्मों के अनुयायियों ने यहाँ अपने धार्मिक स्थल और मठ स्थापित किए। पुरातात्विक खोजें इस गौरवशाली अतीत के अवशेषों का पता लगाना जारी रखे हुए हैं, जो हमें भारत के आध्यात्मिक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है। इन खोजों से हमें इस क्षेत्र की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में और अधिक जानने का अवसर मिलता है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन शहर और मंदिर गहन आध्यात्मिक अन्वेषण और सांस्कृतिक उत्कर्ष के युग के मूक गवाह हैं। ये स्थल हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक देते हैं। ये पुरातात्विक खजाने अतीत के साथ एक मूर्त कड़ी प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने पूर्वजों की सरलता और कलात्मक प्रतिभा पर अचंभा कर सकते हैं। इन कलाकृतियों और मूर्तियों में उस समय की कला और संस्कृति की झलक मिलती है। जैसे जैसे हम इतिहास में गहराई से उतरते हैं, हमें एक ऐसी विरासत का पता चलता है जो पीढ़ियों को प्रेरित और मोहित करती रहती है। ये विरासत हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता का एहसास कराती है। मध्ययुगीन काल में शक्तिशाली राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के भाग्य को आकार दिया। कलचुरी, सोमवंशी और नागवंशी शासकों ने इस भूमि पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनका शासनकाल स्थापत्य चमत्कारों, कलात्मक संरक्षण और सांस्कृतिक जीवंतता से चिह्नित था। इस युग के शासक केवल विजेता नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। उनके उदार शासन में पृथ्वी से भव्य मंदिरों का उदय हुआ, जो जटिल नक्काशी से सजे थे, जो भक्ति और कलात्मकता की कहानियों को फुसफुसाते थे। विशेष रूप से सिरपुर के मंदिर सोमवंशी वंश की स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण हैं, जो हिंदू और बौद्ध रूपांकनों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को प्रदर्शित करते हैं। मध्ययुगीन काल में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का विकास हुआ। मंदिर सीखने के केंद्र के रूप में कार्य करते थे, जो दूर दूर से विद्वानों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते थे। भजनों के गुंजायमान मंत्र, त्योहारों के दौरान ढोल की लयबद्ध थाप और पारंपरिक पोशाक के जीवंत रंगों ने मध्ययुगीन छत्तीसगढ़ में जीवन का एक विशद चित्रण किया।
18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन ने छत्तीसगढ़ पर एक लंबी छाया डाली। उनके आगमन के साथ ही इस क्षेत्र में एक नया युग शुरू हुआ जो शोषण और संघर्ष से भरा था। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण यह क्षेत्र औपनिवेशिक शोषण का लक्ष्य बन गया। छत्तीसगढ़ की घनी वनस्पति और खनिज संपदा ने अंग्रेजों को आकर्षित किया। कच्चे माल के लिए अपनी अतृप्त भूख से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा, विशेष रूप से कोयले और लौह अयस्क के विशाल भंडार को निकालने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इन संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी प्रशासन संसाधन निष्कर्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय आबादी के कल्याण पर बहुत कम ध्यान देता था। उनके लिए छत्तीसगढ़ केवल एक संसाधन भंडार था, न कि लोगों का घर। शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास पीछे छूट गया, जिससे छत्तीसगढ़ के लोग गरीबी और सीमित अवसरों से जूझ रहे थे। अंग्रेजों की प्राथमिकता केवल अपने लाभ के लिए थी, न कि स्थानीय लोगों के जीवन को सुधारने की। विशेष रूप से स्वदेशी आदिवासी समुदायों ने औपनिवेशिक उत्पीड़न का खामियाजा भुगता। उनके जीवन के पारंपरिक तरीकों को बाधित किया गया और उनकी भूमि को अक्सर खनन गतिविधियों के लिए विनियोजित किया गया। उनकी सांस्कृतिक धरोहर और जीवन शैली पर गहरा आघात पहुंचा। हालांकि छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना अटूट रही। उन्होंने अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बड़े और छोटे विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से औपनिवेशिक शोषण का विरोध किया, जिसका नेतृत्व अक्सर स्थानीय नेताओं और आदिवासी प्रमुखों ने किया। इन आंदोलनों ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता और प्रतिरोध की भावना को मजबूत किया। ये विद्रोह हालांकि अंततः अंग्रेजों को हटाने में असफल रहे, लोगों के साहस और लचीलापन को दर्शाते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि छत्तीसगढ़ के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार थे। वे एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी मानव आत्मा स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के लिए तरसती है। यह संघर्ष और साहस की कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। चलिए अब थोड़ा छत्तीसगढ़ के जन्म के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत प्राचीन काल से होती है, जब इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र अपने समय में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। छत्तीसगढ़ नाम, जिसका अर्थ है 36 किले, बहुत बाद में पड़ा। इन किलों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा और शक्ति को दर्शाया। देखिए, इस क्षेत्र का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। यहाँ के मंदिर और स्मारक इसकी गौरवशाली विरासत की गवाही देते हैं। प्राचीन राजवंशों से लेकर मध्य युगीन साम्राज्यों तक छत्तीसगढ़ ने सब कुछ देखा है। हर युग ने अपनी छाप छोड़ी है। इस क्षेत्र पर कई शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया, जिनमें मौर्य और सातवाहन वंश भी शामिल हैं। इन राजवंशों ने यहाँ की संस्कृति और समाज को आकार दिया, और जैसा कि आप जानते हैं, कलचुरी वंश ने यहाँ अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। खासकर 11वीं शताब्दी में उनकी स्थापत्य कला आज भी देखने लायक है। उन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर में स्थापित की, जो शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। रतनपुर का किला आज भी उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक है। अब अगर हम मध्ययुगीन काल की बात करें तो हमें मराठों का उदय दिखाई देता है। मराठों ने इस क्षेत्र में अपनी प्रशासनिक और सैन्य शक्ति को मजबूत किया। प्रशासन से लेकर संस्कृति तक उनके प्रभाव ने इस क्षेत्र को कई तरह से आकार दिया। मराठों की सांस्कृतिक गतिविधियां और प्रशासनिक भवन आज भी यहाँ की धरोहर हैं। अंग्रेजी शासन काल अपने साथ कई बदलाव लेकर आया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत में मिला दिया गया। इसने यहाँ की सामाजिक और आर्थिक संरचना को बदल दिया। इस दौरान नए बुनियादी ढांचे का विकास हुआ और आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने यहाँ कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए। तो लीजिए, ये रही छत्तीसगढ़ के उदय की एक झलक। हर युग ने इस क्षेत्र को एक नई दिशा दी है। हर युग, हर शासक ने उस समृद्ध और विविध विरासत को बनाने में अपना योगदान दिया है जो आज हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ की यह विरासत हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। छत्तीसगढ़ में भारत के कुछ सबसे लुभावने झरने और विविध वन्य जीवन हैं। राज्य की हरी भरी हरियाली और बहती नदियां प्रकृति प्रेमियों और साहसिक कार्य करने वालों के लिए स्वर्ग का निर्माण करती हैं। राजसी चित्रकोट फॉल्स, जिसे अक्सर भारत का न्यागरा कहा जाता है, से लेकर शांत तीर्थगढ़ फॉल्स तक, इन प्राकृतिक अजूबों की सुंदरता बस मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। और राज्य के कई वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में पाई जाने वाली समृद्ध जैव विविधता को न भूलें, जहां कोई भी
अपने प्राकृतिक आवास में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का सामना कर सकता है। छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक ताना बाना जीवंत नृत्यों, जीवंत त्योहारों और सदियों पुरानी परंपराओं से बुना गया है। पंथी, राउत नाचा और सुआ नाचा जैसे इस क्षेत्र के लोक नृत्य जीवन और समुदाय का उत्सव हैं, जो संक्रामक ऊर्जा और आनंद के साथ किए जाते हैं। बस्तर दशहरा और घूमचा जैसे त्योहार केवल आयोजन नहीं हैं, वे एक इमर्सिव अनुभव हैं जो लोगों के गहरे जड़ वाले रीति रिवाजों और विश्वासों को प्रदर्शित करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये परंपराएं आज भी जीवित हैं और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ तेजी से ऊर्जा और उद्यम के केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के साथ राज्य भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। कई बिजली संयंत्रों और इस्पात उत्पादन इकाइयों की उपस्थिति देश के ऊर्जा क्षेत्र में इसकी भूमिका को उजागर करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की उद्यमशीलता की भावना इसके बढ़ते हुए छोटे और मध्यम उद्यमों में स्पष्ट है, जो नवाचार और आर्थिक विकास को चला रहे हैं। ऊर्जा और उद्यम का यह गतिशील मिश्रण समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है, यह अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए प्रगति को अपना रहा है। सतत विकास, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर राज्य का ध्यान इसे विकास और अवसर के प्रकाश स्तंभ में बदल रहा है। एक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर जो परंपरा और आधुनिकता दोनों का सम्मान करता है, छत्तीसगढ़ अन्य क्षेत्रों के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। आगे की यात्रा वादों से भरी है और छत्तीसगढ़ के लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करते हुए आगे आने वाले अवसरों को जब्त करने के लिए तैयार हैं।